तो मैं नशा नामक कहानी शुरू करने जा रही हूँ। रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो सबसे पहले पेज 82 में आप लोग पढ़ेंगे ईश्वरी कौन था। ठीक है, तो ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का। तो यहाँ पे मैं कौन है? कथानायक। कथानायक एक गरीब क्लर्क का बेटा था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। उसके पास मेहनत मजदूरी के अलावा कोई जायदाद नहीं थी क्योंकि वह गरीब क्लर्क का बेटा था। उसके पिताजी को बहुत कम पैसे मिलते थे। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। किन दोनों के बीच में? ईश्वरी और कथानायक के बीच में हमेशा बहस हो जाती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता तो कथानायक जो है हमेशा जमींदारों की बुराई किया करता था। उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाला, जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। तो क्या है, वह गरीब था इसलिए उसे जमींदार जो है पसंद नहीं था। वह हमेशा जमींदारों की निंदा किया करता था। उन्हें खून चूसने वाला जोंक कहा करता था क्योंकि जमींदार जो है गरीबों पर अत्याचार करते थे। वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। तो ईश्वरी जो है हमेशा जमींदारों का ही पक्ष लिया करता था पर फिर वह चुप हो जाता था क्योंकि उसके पास ज़्यादा क्या है दलील नहीं हुआ करती थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थी। तो वह कहता था, ईश्वरी यही कहता था कि दुनिया में अमीरी गरीबी रहेगा, इसको लेकर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अमीर तो अमीर रहेंगे ही। किसी मानुष्यता या नैतिक नियम से यह व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात यह कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता था। तो यहाँ पे देखो, कथानायक हमेशा क्या है जमींदारों की बुराई करता था मगर फिर भी क्या है ईश्वरी बुरा नहीं मानता था। वह हारकर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा, वह कभी गुस्सा नहीं होता था ईश्वरी। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। उसे मालूम है कि जमींदार जो लोग करते हैं वह ठीक उचित नहीं करते, इसीलिए वह क्या है चुपचाप रह जाता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। तो ईश्वरी जो है चूंकि वह जमींदार का बेटा था, उसमें क्या है वह अमीर था, तो वह हमेशा नौकरों के साथ बहुत ही बुरे तरह से पेश आता था। अगर क्या है दूध गर्म हो जाता ज़्यादा अधिक या ठंडा हो जाता तो डांट पड़ जाती। अगर क्या है बिस्तर लगाने में लेट हो गया या ठीक से नहीं बिस्तर लगाया तो भी क्या है वह डांट देता था। साइकिल साफ नहीं किया तो डांट पड़ जाता। हर छोटी छोटी बातों पर क्या है ईश्वरी नौकरों को डांटता था। सुस्ती या बदतमीजी में उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। मगर देखो ईश्वरी का व्यवहार अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा था। स्पेशली क्या है कथानायक के साथ बहुत ही विनम्र भाव से वह पेश आता था और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। गरीब होते हुए भी क्या है एक तो काफ़ी अमीर था और दूसरा गरीब था, मगर फिर भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ है। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। तो देखो यहाँ पे वक्ता यही कहता है, यदि वह उसके स्थान पर होता तो शायद उसमें भी इसी प्रकार की आदतें आ जाती, क्योंकि यह क्या है आदतें जो है बचपन से ही लागू हो जाती है। तो वह भी शायद इसी प्रकार कठोरता से नौकरों के साथ पेश आता, क्योंकि वह बचपन से ही अमीर है, रईस है।
तो क्या है, ईश्वरी जो है प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। बचपन से ही वह काफ़ी लाड प्यार से बड़ा हुआ है। उसमें क्या है, कोई कमी नहीं थी, जो भी ज़रूरत थी सभी उसको मिल जाता था। तो इसीलिए वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। मगर वीर जो है, यहाँ पे कथानायक का नाम जो है वीर, वह क्या है, ऑपोजिट है, बचपन से ही गरीब क्लर्क के, चूँकि वह गरीब क्लर्क का बेटा था, वह बचपन से ही गरीबी में ही उसका पालन पोषण हुआ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, अब की दशहरे। तो इस प्रकार क्या है, दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। दशहरे की छुट्टी आरंभ हो गई और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दशहरे की छुट्टी में घर नहीं जाएंगे। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे। तो ना जाने का वजह क्या थी कि उनके पास किराए के पैसे नहीं थे, ट्रेन में सफ़र करने के पैसे नहीं थे, और मैं घर वालों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वह घर वालों को यह तकलीफ़ नहीं देना चाहता था पैसा मांग कर कि उन्हें घर वापस मतलब छुट्टियों में वह घर जाएं। जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। तो पिताजी उन्हें जो भी देते थे वे अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा देते हैं। वे अपने पिताजी को और तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे और सोचा क्यों ना इस दशहरे की छुट्टी में वे क्या है, हॉस्टल में ही वे बिता देंगे। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, परीक्षा भी आने वाला था, तो हॉस्टल में बैठे हुए अपनी पढ़ाई कर लेंगे। अभी बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता, और घर में मेरी पढ़ाई भी नहीं होगी। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था, मगर सभी दोस्त जो है अपने घर चले जाएंगे और यहाँ पे बोर्डिंग हाउस में वह अकेला रह जाएगा। इसकी भी उसे यह भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अकेला वह बोर्डिंग हाउस में क्या है बोर हो जाएगा। भूत की तरह क्या है, ये कमरे जो हैं उन्हें खाते रहेंगे। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। तो तब ईश्वरी ने उन्हें प्रस्ताव दिया, उन्हें ईश्वरी ने क्या न्योता दिया, इनविटेशन दिया, चलो ना क्यों ना इस दशहरे की छुट्टी में तुम मेरे घर बिताओ। तो इस पर कथानायक जो है वह राजी हो जाता है, एक ही बात पर राजी हो जाता है। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, और ये भी कहते हैं कि दोनों की पढ़ाई जो है, ईश्वरी के साथ पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। क्या है, ईश्वरी जो है वह भी काफ़ी मेहनती है, अमीर है मगर फिर वह मेहनती भी है, काफ़ी मन लगाकर पढ़ता है। तो दोनों एक साथ पढ़कर अच्छा जो है एग्ज़ाम का वे प्रिपरेशन भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, उसने इसके साथ ही कहा, ईश्वरी ने यह भी कहा, एक बात का ध्यान रखना, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, यहाँ वहाँ अगर जमींदार की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। तो वहाँ जाकर मेरे घर में जाकर जमींदारों की बुराई मत करना, क्योंकि यदि जमींदारों की बुराई करोगे तो मेरे घर वालों को बुरा लग जाएगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर के असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। तो वे इसी प्रकार क्या है, वे असामियों पर, जो गरीब हैं उन पर क्या करते हैं, जुल्म क्या करते हैं, नौकरों पर, क्योंकि वे यही जानते हैं, यहाँ तक वे लोग भी यही जानते हैं कि उन्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि उन पर जुल्म किया जाए। वे भी जानते हैं कि हम लोग नौकर के रूप में पैदा हुए हैं और वे लोग जो है ज़मींदार को ईश्वर के रूप में देखते हैं। असामी भी वही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि ज़मींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो ज़मींदारों का कहीं पता ना लगे। अगर वहाँ पे जाके वीर यह कहे कि ज़मींदारों और नौकरों में कोई भेद नहीं है तो क्या है, वे ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए वहाँ जाकर कोई समस्या ना खड़ा करे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझती हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? अब वीर कहता है, वहाँ जाकर क्या मैं बदल जाऊँगा? हाँ, तो यही समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ जाकर ऐसा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छा किया, अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी ज़िद पकड़ लेता। इस प्रकार क्या है, वह भी वह और इसको लेकर और बहस नहीं करता, क्योंकि बात अगर बढ़ती तो बुरा हो जाता।
अब देखो उन्हें सफ़र करना था सेकंड क्लास का, तो क्या मैंने इंटर क्लास में कभी सफ़र नहीं किया था। तो यहाँ पे देखो कथानायक जो है सेकंड क्लास, तो क्या इंटर क्लास में भी कभी सफ़र नहीं किया था, रिजर्वेशन ट्रेन में तो वह कभी सफ़र किया ही नहीं। अब सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहली बार वीर को क्या है सेकंड क्लास में सफ़र करने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी कितने बजे की थी? 9 बजे। गाड़ी तो 9 बजे रात की आती थी, तो गाड़ी कितने बजे की थी? रात के 9 बजे की थी। पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। तो क्या जाने के यात्रा करने के हर्ष में वे लोग क्या है शाम को ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद वे कहाँ पहुंचते हैं? रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। वे क्या करते हैं? रिफ्रेशमेंट रूम जाते हैं, वहाँ पर वे लोग भोजन करते हैं। मेरी वेशभूषा, यहाँ पे कथानायक की जो वेशभूषा है और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी। खानसामे यानी वेटर्स लोगों को कहते हैं जो खाना सर्व करते हैं। उन्हें देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। तो क्या है पहनावे से ही पता चल रहा था कि यहाँ पर मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। खानसामों की गुस्ताखी उन्हें बुरी लग रही थी क्योंकि वह मालिक के इर्द गिर्द घूम रहे थे और इनको तो थोड़ा भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पैसे ईश्वरी के जेब से गए, ईश्वरी ने पैसे भी दिए भोजन के। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकरार में मिल जाता हो। तो पिताजी को वह सोचता, मन ही मन सोचता है कि उसके पिताजी को जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा तो इन खानसामों को क्या है टिप्स में मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। तो देखो रिफ्रेशमेंट रूम में ईश्वरी ने खानसामे को कितने पैसे दिए बख्शीश के तरफ से। तो क्या लिखोगे? अठन्नी। अठन्नी उन्होंने क्या है खानसामे को दिया था। फिर भी मैं उन सभी से उस तत्परता और विनयता की प्रतीक्षा करता था। तो वह सोचता था भाई मुझे भी उतना इज्जत मिलना चाहिए जितना ईश्वरी को मिल रहा है, मगर ऐसा ना हुआ। जिसे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे, वे क्या है ईश्वरी की ही सेवा कर रहे थे और वीर की तरफ तो देख भी नहीं रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं, मतलब ईश्वरी हुक्म कर रहे थे और खानसामे दौड़ रहे थे। लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते, और यहाँ पे वे जब मांगते हैं, वीर जब मांगते हैं तो कोई उत्साह ही नहीं दिखा रहे थे। मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला, जिसके कारण उन्हें यह भोजन क्या है उसने पचा नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए थी। तो ये अमीरी गरीबी का जो भेद, मतलब किस प्रकार खानसामा ईश्वरी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, सलाम ठोक रहे थे, उसके कहने पर बात सब काम कर रहे थे और वीर के बुलाने पर कोई काम नहीं कर रहे थे। ये जो डिफरेंस है ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी पोर्शन मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगी।